जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार एंड हमारा आज का ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 है। और आज के इस पार्ट में आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके समझना है। सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आपको इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में पढ़ना है। दूसरा है कि अधिकारों का संरक्षण और विस्तार किस तरह से किया जाता है, ठीक है। एंड तीसरा टॉपिक आपको मिलेगा कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या क्या नए कार्य किए जा रहे हैं, क्या क्या नए अधिकार जोड़ने की बात की जा रही है, इसे आपको यहां पर समझना है। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनको समझने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी पॉलिटी की अभी तक की आई हुई क्लासेस की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से दोनों वीडियोस को देख लेना। पार्ट 1 में हमने ये दो टॉपिक कवर किए थे, एक की अधिकार क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्यों है, दूसरा लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। एंड पार्ट 2 में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान में दिए गए सभी 6 मुख्य मौलिक अधिकारों को बेसिक्स के साथ बहुत आसान भाषा में फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियोस को देख लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हां, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, शिक्षक भर्ती या अन्य किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और आप इसके लिए एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो अभी कभी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा एंड हमारी इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। अभी कुछ ऑफर चल रहे हैं, आइए मैं आपको कोर्स और ऑफर दोनों के विषय में बता देता हूं। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। फीचर्स के आधार पर ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर है, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो क्वालिटी कंटेंट एंड फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 10 से 15,000 रुपए के कोर्सेस में भी और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसमें हम आपको सबसे पहले स्पेशल रिकॉर्डेड क्लासेस एंड स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इन दोनों को बनाते समय हम काफी रिसर्च करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग से हाईलाइट करके रखते हैं, जिससे कि उन पर फोकस कर पाए आप और रिवीजन के टाइम पर उनको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया है। साथ ही साथ इस कोर्स का सबसे हाईलाइटेड फीचर मिलता है टेस्ट सीरीज और क्विज। देखो, इसमें हम आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको और कहीं भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम इसमें हर एक चैप्टर पर कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक से बनने वाले सभी तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाए। एंड चूंकि हमारा ये कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है, इसलिए आप किसी भी एग्जाम, देखो इस कोर्स को स्पेशली हमने यूपीएससी वालों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसके अलावा एसएससी की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को बेसिक्स के साथ गहराई से एडवांस लेवल तक कवर करते हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को समझना आपके लिए आसान रहे। एंड चूंकि मैं काफी लंबे समय से यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हर बच्चा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसी बात का ध्यान रखते हुए मैंने हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस को कंप्लीटली फ्री कर दिया, जो कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल एंड हमारे दृढ़ संकल्प ऐप दोनों ही जगह पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप अभी तक की आई हुई क्लासेस देखना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। एंड हाँ, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कभी प्ले स्टोर से हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लेना, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए हैं तो ओनली नोट्स पर क्लिक कीजिएगा, ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो ओनली टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स या किसी एक सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए तो वो भी आप पेड कोर्स पर जाकर के परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको देखना है कि कैसा कंटेंट है, वो फ्री कंटेंट में जाकर के आप देख सकते हो कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। एंड हाँ, कूपन कोड अभिषेक सर, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर कोर्सेस में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप नोट्स परचेस कर रहे हो तो उसमें भी जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा मिलेगा। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके कोर्सेस एंड नोट्स को परचेस कर सकते हो डिस्काउंट के साथ। अभी 25 चल रहा है, आगे जो भी होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं।
तो अब हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। देखो आज के इस चैप्टर में इस टॉपिक के विषय में बहुत डिटेल में तो नहीं बताया गया है, लेकिन काफी सारी बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां दी गई हैं जिन पर डायरेक्ट प्रश्न बनता है। इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा और हो सके तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि विविध क्षेत्रों में हो रहे मानव अधिकार उल्लंघन के कई मामलों ने संपूर्ण भारत की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानवाधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम केवल भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत के अनेक क्षेत्रों, विविध क्षेत्रों अर्थात अनेक क्षेत्रों, जैसे कि लगभग हर एक शहर में आपको कई सारे विभिन्न प्रकार के मामले देखने को मिलेंगे। तो विविध प्रकार के क्षेत्रों में जो मानवाधिकार उल्लंघन के मामले आ रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के रूप में कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लेते हैं और उसको खूब मारते पीटते अर्थात उसकी प्रताड़ना करते हैं। कई बार लोगों को बोलने नहीं दिया जाता अर्थात उनसे उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। कई बार जब दो पक्षों में लड़ाइयां होती है, कोई अन्य प्रकार का झगड़ा होता है, तो निष्पक्ष रूप से सुनवाई नहीं की जाती। एक पक्ष की बात को ज्यादा सुना जाता है, दूसरे पक्ष की बात को सुना ही नहीं जाता। कई इलाकों में आप देखोगे जाति पर आधारित भेदभाव और बड़े पैमाने पर हिंसा भी हमें देखने को मिलती है। बहुत से इलाकों में भूख से लोग पीड़ित हैं, उनको पेट पर भोजन नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे मामले जो कि मानवाधिकार का सीधा सीधे उल्लंघन करते हैं हमें देश में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में है क्या, चूंकि मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों ने संपूर्ण भारत की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सिर्फ मामला ही नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं, मामलों को गंभीरता से सरकार ले भी नहीं रही थी और जो दोषी थे उनको पकड़ा भी नहीं जा रहा था। ऐसे में जो मानवाधिकार संगठन है और संचार माध्यम अर्थात सोशल मीडिया, इन दोनों ने कई बार और अभी भी अगर आप देखोगे तो सरकारी एजेंसियों की आलोचना की है और आज भी करते रहे हैं, की जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में हुआ क्या है, थोड़ा डिटेल में हम अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य टॉपिक है कि भाई ऐसा चल रहा है। ठीक है, ऐसे में पीड़ित की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की है। क्या, चूंकि हमारे यहाँ पर सरकारी एजेंसियां ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर रही थी, कई बार इनको पता होता है फिर भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ऐसे में हुआ क्या कि जो व्यक्ति पीड़ित हैं या जो लोग पीड़ित हैं उनकी तरफ से किसी व्यक्ति को आवाज उठाने या दखल देने की आवश्यकता थी कि कोई व्यक्ति आए और उनकी तरफ से खड़ा हो, और यह काम किया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई इसके विषय में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यह 1993 में 1993 में कानून के द्वारा स्थापित किया गया एक स्वतंत्र आयोग है। याद रखना, जो मानवाधिकार आयोग है यह सरकार के अधीन नहीं है, न्यायपालिका के अधीन नहीं है, ना ही कार्यपालिका के अधीन है, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अच्छा, किस लेवल की स्वतंत्रता है, तो न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र। जितनी स्वतंत्रता न्यायपालिका को प्राप्त है ठीक उतनी ही स्वतंत्रता इस आयोग को भी प्राप्त है। कौन सा आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1993 में कानून के द्वारा इसको बनाया गया था, एक स्वतंत्र आयोग है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जो भी आयुक्त तो होते हैं इसमें मुख्य अधिकारी जो रहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, इसमें कौन व्यक्ति आता है, किसकी नियुक्ति की जाती है, तो इसमें आमतौर पर जो सेवानिवृत्त जज होते हैं, अधिकारी होते हैं और प्रमुख नागरिक रहते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति इसमें की जाती है। जैसे कि भाई हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, जो रिटायर हो जाते हैं या निचले स्तर के भी जज होते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको इस मानव अधिकार आयोग में नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से जो आईएएस आईपीएस अधिकारी रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इनको भी इसमें नियुक्त किया जाता है। और जो प्रमुख नागरिक होते हैं जिनके पास में मतलब काफी सम्मान और मान्यता होती है, समाज में मान्यता, उनको भी कभी कभी इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्त किया जाता है। किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं है। ये करता क्या है इसको भी समझिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये अदालत की तरह कार्य नहीं करता, न्यायपालिका की तरह कार्य नहीं करता। ठीक है, क्या है कि अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व इसके पास में नहीं है। फिर करता क्या है, सो ये पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान देता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, उसे
उसके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने का काम करता है। कोर्ट में जाकर के अपनी तरफ से दलील देता है, जांच करवाता है। कैसे, समझिएगा, इसमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल है। अर्थात मानव अधिकार आयोग को संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए, कुछ पावर्स दी गई। कैसे, आगे समझना आप। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारियों की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई संधियां और अंतरराष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अगर हम अधिकारों की बात करें तो इसमें दो चीजें आपको मुख्य मिलेंगी। सबसे पहला, इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो संधियां करवाई गई, यानी कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसने, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो संधियां करवाई गई हैं कि भाई किसी भी देश में किसी भी नागरिक के साथ में ये चीजें नहीं हो सकती, जो मानव अधिकार दिए गए, ठीक है, उन अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा, वहां पर जो संधियां कराई गई हैं, इन सभी ये सारी संधियां और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो घोषणाएं की गई हैं, ठीक है, कि मानवों के साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीजें इनके अधिकारों में शामिल हैं, जिस पर भारत ने दस्तखत किया। यानी कि जो चीजें भारत ने स्वीकार की कि मानवों को ये अधिकार मिलने चाहिए, वो सारे के सारे अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दिए गए। जैसे कि अगर भारत ने दस्तखत किया है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, पुलिस किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव या हिंसा नहीं की जाएगी, तो ये अधिकार इनके पास में कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है तो वहां पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये आकर खड़ा होगा और उनके पक्ष में बात रखेगा, उनके लिए लड़ाई लड़ेगा, उनकी मदद करेगा ऐसे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता। समझना, यहां पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ये सजा देने के लिए नहीं बना है। वही बात मैंने आपको बताई थी कि अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व इनके पास में नहीं है। ठीक है, ये किसी को सजा नहीं दे सकती, ये जिम्मेदारी अदालतों की है। सिर्फ अदालत ही किसी व्यक्ति को सजा दे सकती है, ना तो हमारे देश में राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना कोई मंत्री, ना पुलिस वाला। सजा अगर कोई देगा तो वो केवल और केवल कोर्ट के अलावा किसी व्यक्ति को हमारे देश में सजा देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करने का है। क्या है जो आयोग है, ये क्या काम करता है? अगर कहीं भी किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, इनको पता चलता है, ठीक है, तो ये जाकर के वहां पर स्वतंत्र रूप से, इनको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, स्वतंत्र रूप से और विश्वसनीय जांच करने का काम करता है मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ये उन मामलों की जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या हाँ मतलब ऐसे उल्लंघन हो, यानी कि मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ हो या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। एक मिनट, हाँ, कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये ऐसे मामलों की जांच करने का काम करते हैं जहां पर या तो मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ हो, ठीक है, ऐसे उल्लंघन में यानी कि जहां कहीं भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो। दूसरा, ऐसे मामलों की भी ये जांच करने का काम करते हैं जहां पर सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप, यानी कि सरकारी अधिकारियों ने सही से काम नहीं किया। ठीक है, वही ना कि सरकारी एजेंसियों पर जो आलोचना की जाती है, आरोप लगाए जाते हैं, इन आरोपों की भी जांच मानवाधिकार आयोग करता है। अगर इनको पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों ने सही ढंग से काम नहीं किया, सही ढंग से काम जांच नहीं की, इन्होंने उपेक्षा बरती है, अगर पुलिस वालों पर यह आरोप लगता है तो इसकी जांच मानवाधिकार आयोग कर सकता है। ठीक है, यह देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है, यानी कि लोगों के, मानवों के अधिकार बढ़े और लोग इसके प्रति जागरूक हों। ठीक है, आगे बढ़ते। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट पर अपने सुझाव सरकार को देता है। ठीक है, जो भी इनकी जांच आती है, जो भी रिपोर्ट आती है, उस पर कुछ अपने सुझाव भी रखता है कि भाई हमने पाया कि ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, अब हमारा सुझाव यह है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। ठीक है, जो भी पीड़ित होता है उसके पक्ष में जाकर के ये बात रखते हैं अपनी कि भाई यहां पर पुलिस वाले ने या उस पक्ष ने ऐसा किया है, हमने जांच की और हम कहते हैं कि ये सच्चाई है। ठीक है, और मानवाधिकार आयोग की जो बात है वो अदालत में सुनी जाती है। ठीक है, तो या तो पीड़ित मतलब दोनों चीजें हैं। ठीक है, जांच करता है, रिपोर्ट देता है, सुझाव देता है। ठीक है, इसके अलावा पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देने का भी काम करता है। ठीक है, फिर अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है। अगर अधिकारों की बात की जाए कि मानवाधिकार आयोग के पास में कितने अधिकार हैं, ठीक है, वैसे तो हमने अधिकारों की बात यहां पर कर दी, ये थी आपकी पावर लिमिट। ठीक है, अच्छा, कितने व्यापक अधिकार हैं भारत में बात की जाए तो किसी भी अदालत की तरह ये चश्मदीद गवाहों
को सम्मन भेजकर बुला सकता है। जैसे अदालत होती ना, सम्मन भेजकर व्यक्ति को बुलाती कि आओ, ठीक है। जो चश्मदीद गवाह होते हैं, जहां कहीं भी घटना हुई होती, मान लो कि भाई यहां पर कोई घटना हुई, यहां पर 5 लोग खड़े थे, ठीक है। तो अभी जैसे अदालत 5 लोगों को बुलाती है कि आकर के बताओ, गवाह जो होते हैं चश्मदीद गवाह, ठीक है। इसी तरह से जो आयोग है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये भी गवाहों को सम्मन भेज करके कि आओ और हमें बताओ आकर के, ठीक है, ये भी बुला सकती है। इसके अलावा किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। सरकारी अधिकारी ये नहीं कह सकता कि हम नहीं बताएंगे, जाओ जो करना है कर लो, उसे बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है कि भाई जो रिपोर्ट आई में भी दो, ठीक है। अगर मतलब कहीं भी इनको शक होता है तो सरकारी दस्तावेजों की मांग ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी जेल में जाकर जांच करना इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इनको पता चला कि जेल में जो कैदी हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये जाएंगे जेल में, जांच करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। या फिर जो घटना स्थल है, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज करके जांच करवाना, ये भी इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते। अच्छा, अगर आपके साथ कोई मामला हुआ है या आपने कहीं देखा, आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, मानवाधिकार आयोग की मदद लेना चाहते हो, तो कैसे लोगे, ठीक है, इसको भी समझ लो। भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। अगर आपके साथ या आप देख रहे किसी कम्युनिटी के साथ में किसी भी तरह के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो ये पता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो कि इसका नाम है बिल्डिंग का, ठीक है, GPO कॉम्प्लेक्स INA, नई दिल्ली, पिन कोड है 110023, ठीक है। ये आयोग के पास में अर्जी भेज कर भेजने, अच्छा हम भेज सकते हो। अच्छा, आयोग के पास अगर आप अपनी अर्जी भेज रहे हो तो इसमें ना तो कोई फीस लगती है और ना ही कोई फॉर्म भरना पड़ता है और ना ही कोई तय तरीका, आप जैसे चाहो आप एक कागज के ऊपर अपनी समस्या लिख दो और लिख करके इस पते पर भेज दो, ठीक है। आपको ना कोई फीस देनी है, ना कोई फॉर्म भरना है, ना ही कोई मतलब तरीका है कि हाँ पूरा सजा करके पूरा एकदम अच्छी तरह से लिखो, पूरी नियम के, कोई नियम नहीं है, कोई तरीका नहीं, ठीक है। बस आप एक लेटर पर लिखो, ठीक है, अपनी समस्या और भेज दो, ठीक है। बस फिर वो अपना काम करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह ही 28 राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग भी हैं। हमारे देश में एक आपको मिलता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो कि केंद्र लेवल पर है, ठीक है। फिर आपको मिलते हैं 28 के 28 राज्यों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। ये राज्य, राष्ट्रीय नहीं, ये राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक है। अगर आपको अधिक जानकारी इनके विषय में चाहिए तो वेबसाइट है www.nhrc.nic.in, इस पर जाकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है अधिकारों का बढ़ता दायरा। अब जो मानवों के अधिकार हैं ये किस तरह से बढ़ते हैं, ठीक है, और इनको संरक्षित किस तरह से किया जाता है, दोनों चीजों को एक एक करके समझो, ठीक है। तो हेडिंग है अधिकारों का बढ़ता दायरा, और कहा जा रहा है संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार नहीं है। संविधान ने हमें बहुत से अधिकार दिए, केवल मौलिक अधिकार ही नहीं दिए, ठीक है। मौलिक अधिकार जो हैं ये बाकी अधिकारों के स्रोत बनकर काम करते हैं। हमें संविधान ने केवल मौलिक अधिकार नहीं दिए, और भी कई सारे अधिकार दिए। कौन कौन से, इसको आप समझना। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं, और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है, ठीक है, और आज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, कैसे, किस तरह से अधिकारों का दायरा बढ़ रहा है, इस चीज को आप समझो। अगले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है कि समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, अब काफी अधिक जो मीडिया वाले हैं, जो प्रेस है, इसको स्वतंत्रता मिली है, ठीक है। फिर सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है, ठीक है। ये मौलिक अधिकारों का विस्तार है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या मौलिक अधिकार है? नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस को इससे और अधिक अधिकार मिल गया। सूचना का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, ये हमें दिया गया है, कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया। शिक्षा का अधिकार, ये भी हमें कोर्ट के द्वारा दिया गया। ये अलग तरह के अधिकार हैं जो कि मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप आप कह सकते हो, मौलिक अधिकारों का हिस्सा है कहीं ना कहीं ये, ठीक है। ये उन्हीं से निकले हैं, ठीक है। आगे, अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुका है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी बन चुकी है। एक तो फ्री में, ठीक है, और जरूर दिलानी है शिक्षा, ये कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये एक तरह की सरकार की जिम्मेदारी बन गई। अच्छा, शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार से ही निकला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है कि नागरिक जो चाहे जानकारी पाना वो जानकारी पा सकते, जिस उनको जो भी सूचना चाहिए वो सूचना पा सकते हैं, और ये अधिकार जो है आपके मौलिक अधिकारों से ही निकला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी तो क्या आप विचार कर पाओगे, तो क्या आप अपने आप को बोल पाओगे, किसी चीज पर बोल पाओगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर रही नहीं जाएगी, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो आप बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्या है कि सूचना का जो अधिकार यहां पर दिया गया, नागरिकों को सूचना का अधिकार, ठीक है, ये विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के तहत है। आगे बढ़ते हैं। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर के सूचना मांग सकते हो और अधिकार है आपको। ठीक है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। तो आप देखो, समय समय पर क्या है कि हमारे अधिकार जो उनको संरक्षित तो किया गया है, कोई भी अधिकार खत्म नहीं किया गया। ठीक है, साथ ही साथ नए अधिकार भी दिए गए, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, हमने देखा ये सूचना का अधिकार हो गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार हो गया, भोजन का अधिकार हो गया, तो नए अधिकार भी जोड़े जा रहे हैं। ये किस तरह से? अदालती फैसलों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है। अच्छा, भोजन का अधिकार किस तरह से जुड़ा गया? ये जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भोजन का अधिकार जो है स्वतंत्रता समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्र और समान रूप से आप तभी रह पाएंगे जब आपके पास मतलब भोजन होगा। ठीक है, आपके पास भोजन ही नहीं है, व्यक्ति के पास भोजन है खूब, ठीक है, तो वो जी रहा है, वो खा पी रहा है, वो मोटा ताजा हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, आपके पास भोजन नहीं। ठीक है, तो भोजन का अधिकार जो तीन अधिकारों से मिलकर बनता है, एक स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा जीवन का अधिकार। हर किसी को जीवन का अधिकार है। ठीक है, तो जीवन तभी होगा जब भोजन होगा, तो भोजन का अधिकार भी अब क्या है कि एक संविधान के द्वारा दिया गया आवश्यक अधिकार बन चुका है। ठीक है, ये जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे कि संपत्ति रखने का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार। ठीक है, ये एक तरह से संवैधानिक अधिकार हमें दिया गया, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार अगर बना दिया जाएगा संपत्ति रहने का अधिकार, रखने का, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। ये एक तरह का संवैधानिक अधिकार हमें दिया गया है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे, जो मानवाधिकार है ये है क्या आखिरकार? ठीक है, ये एक तरह से सर्वमान्य यानी कि सभी लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त नैतिक दावे हैं। नैतिक दावे अर्थात हमें प्राकृतिक रूप से जन्मा गया है। ठीक है, हम सभी मतलब प्राकृतिक हैं, मानव भाई मानव निर्मित तो नहीं है ना, मानव सभी प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक रूप से जन्म लेने के कारण हमारे कुछ अधिकार हमें प्राकृतिक तौर पर मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ नैतिकता वाले अधिकार में मिले, जैसे कि व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए साफ और शुद्ध, गंदा भोजन नहीं खाएगा। व्यक्ति के साथ आप बेफालतू में कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है, देखो कई बार मानवाधिकारों का विस्तार होता है, ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो सभी मानते हैं, कोई भी व्यक्ति इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, ये एक तरह का नैतिक अधिकार है हमारा। मौलिक अधिकार बनाया गया, लेकिन ये हमारा नैतिक अधिकार भी है। भोजन खाने का अधिकार, भोजन का अधिकार जो ये भी हमारा नैतिक अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। ठीक है, मतलब ये अधिकारों को बढ़ता दायरा में नैतिक अधिकारों से ही निकला हुआ है। ठीक है, अब अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है, बोलने का अधिकार, ये भी नैतिक दावा है। ठीक है, तो बहुत सारे जो सर्वमान्य नैतिक दावे हैं ये मानव अधिकारों में शामिल हैं, जो कानून द्वारा मान्य भी मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी। हाँ, समझिएगा, मानवाधिकार का विस्तार होता है ये। हाँ, जो मानवाधिकार यानी कि मानवों को जो अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, ये सर्वमान्य अर्थात सभी के द्वारा मान्य किए गए नैतिक दावे हैं। अब इन दावों को कानून मान्य भी कर सकता है और नहीं भी मान्य कर सकता है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो ये एक तरह का संवैधानिक अधिकार है, ये सर्वमान्य नैतिक अधिकार भी है। हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार ही हो, हर किसी का जीवन अच्छा हो, ये भी एक नैतिक नैतिक अधिकार है, लेकिन इसे हम कानूनी अधिकार तो नहीं बना सकते। ठीक है, हर किसी के साथ अगर अच्छा व्यवहार हो, हर कोई खुश रहे। ठीक है, अब कोई खुश नहीं रह रहा है, उसके घर में कोई खत्म हो गया,
ठीक है, हम खुश रहें, ये हमारा नैतिक दावा है, नैतिक अधिकार है, सभी मानते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कोई खत्म हो गया, हम रो रहे हैं, ठीक है। अब कानून है कि रोना नहीं है, खुश रहना है, तो इसे तो कानून नहीं बना सकते ना, इस तरह से, ठीक है। तो जो मौलिक ये मानव अधिकार हैं, ये एक तरह के सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था, ठीक है। यानी कि जो मौलिक अधिकारों की परिभाषा है, संवैधानिक अधिकारों की परिभाषा है, हम उस तरह से मानवाधिकारों को मान्य नहीं कर सकते, उस लेवल पर इनकी परिभाषा नहीं आती है। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ अधिकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जो अधिकार मानवों को मिले, जैसे जैसे लोकतंत्र फैल रहा है, सरकारों पर दबाव बढ़ रहा है, हाँ, सरकारों पर दबाव बढ़ रहा है, अधिकारों ने सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, ठीक है। जैसे कि हर किसी को खुश रहना चाहिए, हर किसी को भोजन मिलना चाहिए, हर किसी को, मतलब बहुत से अधिकार हैं जिन्हें एक एक करके भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सरकारों के ऊपर ये दबाव बन रहा है कि जो नैतिक दावे हैं इनको कानूनी रूप दिया जाए। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने की मांग की। अच्छा, प्रतिज्ञा पत्र क्या है, इसको भी अभी आपको समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु में कहा जा रहा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं, ठीक है। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। जैसे कि अगर आप आज से 100-200 साल पहले देखोगे तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है, बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का, मतलब महिलाओं को तो बहुत सारे अधिकार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अधिकार मिले और अब इतने अधिकार बढ़ गए कि महिलाएं जो चाहें जिस क्षेत्र में चाहें कर सकते हैं। इसी तरह से मानवों के अधिकार भी, अगर आप आज से 50 नहीं, 200 साल पहले देखो तो मानव को गुलाम बनाया जाता था। आज मानव को कोई गुलाम नहीं बना सकता। मानव को पहले बेचा जाता था, अब कोई बेच नहीं सकता, ठीक है। तो ये अधिकार धीरे धीरे बढ़े हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। भारत में भी बढ़े, पहले भारत में ही गुलाम बेचे थे, जाते थे, बनाए जाते थे, अवैध रूप से लोगों से काम करवाया जाता था बिना पैसा देकर के। ये अधिकार अब मानव अधिकार में चूंकि शामिल हो गए तो अब ये कार्य कोई नहीं करवा सकता, ठीक है। तो क्या है कि लोगों के संघर्ष के द्वारा धीरे धीरे क्या है कि मानव अधिकार बढ़े हैं, नए नए अधिकार सामने आए। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आए। जैसे कि भारत में संविधान का निर्माण हुआ तो छुआछूत की बात की गई, ठीक है। तो यहां पर छुआछूत के विरोध में अधिकार बना दिया, तो भाई मतलब जन्म स्थान, जाति, धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये एक नया अधिकार सामने आया। इसी तरह से दूसरे देश में गए तो गोरे काले के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह तीसरे देश में गए तो भाई किसी अन्य चीज के आधार पर भेदभाव नहीं। हर देश में एक समस्या होती है, तो उस समस्या के आधार पर एक नया अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अध्याय 2 में हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं जो अधिकार दिए गए दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। उनमें से कुछ इस तरह से यहां पर दिए गए, एक एक करके समझो। सबसे पहला, निजता का अधिकार, समझिएगा। इसके कारण नागरिकों को उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती। एक मिनट, नागरिकों और निजता के अधिकार दिया गया कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। इसमें सबसे पहला बात क्या है कि नागरिकों और उनके घरों की तलाशी आप नहीं ले सकते, ठीक है। निजता का अधिकार दिया गया बिना किसी, मतलब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस रखी गई होंगी कि भाई अगर राष्ट्रीय महत्व की चीज है, राष्ट्रीय खतरा वाली चीज है, तो फिर तो भाई नागरिकों और लोगों की तलाशी लेनी हो, लेकिन ऐसे ही नहीं ले सकते, ठीक है। उनके फोन टैप नहीं किया सकते। आप देखो सरकार या पुलिस वाले कई बार क्या करते हैं कि फोन टैप कर लेते हैं, तो वो नहीं कर सकते यहां पर, ठीक है। उनकी चिट्ठी या पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो ये अधिकार यहां पर दिए गए। अब यहां पर जब दिए गए तो अन्य देशों के लोगों ने भी मांग कर दी कि भाई हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए अधिकार, हमें भी चाहिए। अगला है पर्यावरण का अधिकार, जो कि यहां पर दिया गया। ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो, ठीक है। तो भाई हमें यहां पर ऐसा पर्यावरण देने का अधिकार दिया गया जो लोगों के लिए अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, अर्थात जिससे कि लोग वहां पर साफ हवा में सांस ले सकें, स्वस्थ रहें और अच्छे से जीवन जिए। दिल्ली जैसा माहौल नहीं होना चाहिए। दिल्ली में आज अगर आप देखो तो सरकार इतनी नौटंकी कर रही है, बीजेपी की सरकार बन गई, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया, जहां से AQI जो मॉनिटरिंग होती है वहां पर पानी वगैरह छिड़का करके बड़ा साफ सुथरा कर दिया गया, तो वहां पर वो निकाला है 300 AQI, ठीक है, 300। और अगर आप वहां से थोड़ा दूर जाओगे, दिल्ली में कहीं भी जाओ तो 700,
ठीक है, 800 वहां पर जो एयर क्लीनर हैं, क्या कहते हैं, एयर प्यूरिफायर हैं, ठीक है, उनमें 8 दिन के अंदर इतनी डस्ट भर रही है कि कुछ कहने को नहीं। लोग अपने वीडियोस बनाकर डाले, मैं कहता हूं आप भी डालो। जितना अधिक आप प्रोटेस्ट करोगे, वीडियो बना के डालोगे, उतनी जल्दी सरकार इस पर ध्यान देगी। ठीक है, अगला है, एक मिनट, हाँ, अगला है पर्याप्त आवास पाने का अधिकार। अब भाई व्यक्ति को इतनी जगह तो मिले कि वो वहां पर अच्छी ढंग से रह सके, इसको भी मांग कर रहे लोग कि भाई हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ये दिया गया है। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, ये वहां पर अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये अधिकार वहां पर नए दिए गए जो अन्य देशों में नहीं है। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता, यहां पर यह भी मतलब एक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार हैं। आगे कहा जा रहा है अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए अनुकूल जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए, जैसा कि यहां पर दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया। काफी सारे लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई, हो सकता है कि आज नहीं कल इसको बना भी दिया जाए। ठीक है, अच्छा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र भी एक तैयार किए गए। प्रतिज्ञा पत्र यानी कि लोगों ने कसम खाई है कि हम इस क्षेत्र में काम करें। कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कस्में खाई गई, प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया। इसमें है क्या क्या समझो। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से सीधे नहीं जुड़े हैं। कई सारे अधिकार ऐसे हैं। ठीक है, इसने अभी अंतरराष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया, यहां पर सिर्फ कसम खाई गई, अर्थात प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया। अभी इसने अंतरराष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानव अधिकार मानक मानव अधिकार के रूप में देखते हैं और इसमें शामिल हो। यानी कि बहुत से लोगों ने क्या किया, जो ये प्रतिज्ञा पत्र तैयार की गई है, इसमें जो जो बातें रखी गई हैं उनको मानक मानवाधिकार के रूप में देखना शुरू कर दिया और लोगों की डिमांड है कि इसे जल्दी से जल्दी अंतरराष्ट्रीय संधि का रूप दिया जाए। ठीक है, अच्छा, प्रतिज्ञा पत्र का मतलब यह है कि भाई हम कसम खाते हैं, ऐसा मतलब होना चाहिए। इसकी हम डेफिनेशन भी आपको बता देते हैं। प्रतिज्ञा पत्र का मतलब होता है नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देश का वायदा, यानी कि एक वादा किया गया, एक तरह की कसम दी गई है। ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन को कानूनी बाध्यता होती है। ठीक है, तो अभी इससे क्या है कि संधि नहीं की गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र तैयार किए गए जिससे कि आप सभी लोग वचनबद्ध हो जाइएगा। वचनबद्ध आप ऐसे समझो, ठीक है, कि भाई हाँ, हमें इन मानकों को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करना है। जैसे कि पहला है काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर मिलना चाहिए हर किसी को, इसे भी मानवाधिकार में शामिल करने की बात की जा रही है। दूसरा है काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर लायक उचित मजदूरी का अधिकार, यानी कि हम जहां काम करें वहां पर सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल हो। ठीक है, यानी कि प्रदूषण ना हो, हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे और हम भी सुरक्षित रहें। ठीक है, इसके अलावा जो मजदूर हैं और जो उनके परिवार वाले वो सम्मानजनक जीवन जी पाए, इसलिए उनको उचित मजदूरी भी दी जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कम पैसा देकर आप निपटा रहे हैं। वही चीज कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी का काम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक दिन नाली साफ नहीं होगी तो आप बीमार पड़ने लगोगे। ठीक है, आपको मलेरिया होगा, डेंगू होगा। ठीक है, तो भाई नाली साफ करने वाले काम को आप छोटा नहीं कह सकते, वो सबसे बड़ा काम है। ठीक है, क्योंकि अगर नाली को साफ नहीं किया जाएगा तो वहां पर कीड़े होंगे, मच्छर बैठेंगे, वही मच्छर आपको काटेंगे। ठीक है, और आप फिर क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा कि भाई मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड तीनों हो गए हैं। अब भाई आपको क्या करना है, 8-10 दिन तक इलाज करवाना है। इलाज में पता चला कि 20,000 रुपए चला गया। ठीक है, कितना? 20,000। ठीक है, इकाई जैसे अगला 1000, हाँ 20,000 चला गया। अब वहीं सफाई करने वाला है, उसने कहा कि भाई हमें 20,000 रुपए महीने का दो, हम आपके यहाँ सफाई, आप कर ना भाई ना, हम 8,000 रुपए देंगे, करना है तो करो नहीं तो जाओ। सरकार भी अभी सफाई कर्मियों को बहुत कम पैसा दे रही, ज्यादा पैसा देना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते। दूसरा, समुचित जीवन स्तर जीने का अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान का अधिकार। ठीक है, कि भाई पर्याप्त रूप से भोजन मिले, कपड़ा भी मिले और मकान भी मिले हर किसी को। ठीक है, इसके लिए भी प्रतिज्ञा
ली गई है। अगला, सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार। भाई हर किसी को समाज में सुरक्षित रहने का अधिकार, कि भाई हमारे इस इतने इलाके में 50 कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, 50 धर्मों के लोग रह रहे हैं, ठीक है, और 50 में से 5 धर्म के लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा संख्या में है, बाकी की 42 जो हैं उनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम इस समाज में रह रहे तो हमें सुरक्षा ही ना मिले, जो 5 कम्युनिटी जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है वो हमें मार पीट के और खत्म कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर किसी को सामाजिक सुरक्षा मिले और बीमा भी मिले, ठीक है, ताकि अगर कोई हादसे में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को मतलब जीवन जीने का एक सहारा उसके लिए रहे, ठीक है। तो ये भी अधिकार, बीमा का अधिकार भी रखा गया है कि इसमें हमें एक मानक के रूप में देखना है। अगले बिंदु में, एक मिनट, अगले में, हाँ, स्वास्थ्य का अधिकार ये भी रखा गया है कि बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल और महामारियों से रोकथाम, ठीक है, ये भी रखा गया। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्च स्तर शिक्षा, ठीक है, का समान तक समान पहुंच, ठीक है। तो उच्च स्तरीय शिक्षा जो है और जो प्राथमिक शिक्षा है, इन तक सभी की समान पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई गरीब नहीं पढ़ पा रहे, अमीर पढ़ के आगे निकल रहे, बन रहे, ठीक है। तो समानता, एक तरह से समानता के अधिकार से ये निकल रहा है। तो अब है शब्दावली, इसे भी समझो। यहाँ पर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शब्द थे वो रखे गए थे, इनका अर्थ यहाँ पर आपको समझना है। तो सबसे पहले प्रतिज्ञा पत्र, ये नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति समूह या देश का वायदा होता है, ठीक है, कि भाई लोगों या समूह या देशों ने मिलकर के एक वादा किया कि भाई हम इन नियमों और सिद्धांतों को कायम रखेंगे, अर्थात इनको मिटने नहीं देंगे, इन पर चलेंगे। ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इनके पालन की कानूनी बाध्यता होती है कि आपने प्रतिज्ञा पत्र ली हुई, आपने प्रतिज्ञा ली हुई है, आपने प्रतिज्ञा पत्र पर साइन किया हुआ है, आपने कसम ली हुई है और आपको इनका पालन करना होगा। दावा क्या है? तो सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकार की मांग करना, ठीक है, कानूनी या नैतिक अधिकार का मांग करना, ये एक तरह से दावा है, ठीक है। सभी नागरिकों, समाज या सरकार से, ठीक है, किसी नागरिक के द्वारा कानूनी और नैतिक अधिकार की मांग करना दावा है कि भाई हम दावा ठोकते हैं कि हमें यह अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। हम अपने पिता के ऊपर दावा ठोकते हैं कि उनकी संपत्ति में हमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये एक तरह का क्या है कि भाई दावा, यानी कि हमारा नैतिक और कानूनी अधिकार है, ठीक है। जातीय समूह, इसे सभी लोग जानते हैं, जैसे कि मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हों, जैसे कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति, तो इसे एक जाति समूह कहा जा सकता है, ठीक है। क्षत्रिय जाति, तो इसे एक जाति समूह कहा जा सकता है। इस्लाम धर्म में, मुसलमान में कई सारे होते हैं, तो शिया, सुन्नी, अहमदिया, ये सभी रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। देखो कई, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। एक तो सांस्कृतिक हो गया, ठीक है, आचरण, कि भाई हमारा कल्चर इस तरह का है, हमारी संस्कृति इस तरह की। फिर आता है धार्मिक विश्वास, कि हम भाई भगवान में विश्वास रखते हैं, या अल्लाह में रखते हैं, या यीशु मसीह में रखते हैं, या वाहे गुरु में रखते हैं, ठीक है। फिर ऐतिहासिक स्मृतियों, ठीक है, के जरिए भी जुड़े होते हैं कि भाई हमारा इतिहास इस जगह से जुड़ा हुआ है, हमारा इतिहास इस भाषा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम इस भाषा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम इस जाति के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें इसमें रहती हैं। एक है सम्मान, ठीक है, ये अभी आपको बताया था। अदालत द्वारा जारी किया एक आदेश रहता है जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है, यह आदेश होता है एक तरह का अदालत के द्वारा जारी किया हुआ, ठीक है। फिर रहता है अवैध व्यापार, तो अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों को खरीदना और बेचना, ये एक तरह का अवैध व्यापार रहता है। जैसे कि रेड लाइट एरियाज में सेक्स वर्कर के काम के लिए महिलाओं को बेचा और खरीदा जाता है कई बार, ठीक है। जो बच्चे रहते हैं इनको गलत काम करवाने के लिए खरीदा और बेचा जाता है कई बार। बच्चों और महिलाओं के, पुरुषों के भी पार्ट, बॉडी पार्ट जो होते हैं, इनको निकाल कर इनका अवैध व्यापार करने के लिए लोगों को किडनैप किया, खरीदा बेचा, तो ये बैन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक रहता है रिट, रिट क्या है? तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश, ठीक है, एक मिनट, द्वारा न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक, हाँ, औपचारिक लिखित आदेश, उसी को रिट कहते हैं, ठीक है। तो रिट दायर करते हैं लोग, वही है यहाँ पर, ठीक है। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश जो होता है उसी को रिट कहते हैं। अच्छा, एमनेस्टी
इंटरनेशनल। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने उदाहरण दिया था आपको, उसमें इसका इस्तेमाल किया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कैसे समझिएगा, मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, ये संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये किसी के दबाव में नहीं है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट जारी करने का काम करता है। चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी भी कंप्लीट होती है। अब हम कल से क्लास 10th की एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, कहना पड़ेगा भाई, लेटर भेजें आपके पास, इतनी अच्छी क्लासेस आ रही हैं, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा है तो लाइक करो। ठीक है, हर एक टॉपिक समझ में आया तो कमेंट भी करके बताओ, अगर नहीं आया तो वो भी कमेंट में करके बताओ। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, चैप्टर 10 का जो सॉरी क्लास 10 के एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ नोट्स का फ्री में मिलेगा, क्लास 9 का भी फ्री में दिया है, काफ़ी सारे पीडीएफ फ्री में हम वहाँ पर देते हैं। अगर हमसे कोई भी प्रश्न पूछना है प्रिपरेशन से रिलेटेड या नोट्स से, कोर्स से जुड़ी हुई, तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, एक बाय द वे मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, या कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिए अभी के भी। एक कूपन कोड मैं आपको देता हूं, उसका इस्तेमाल करने पर सभी जगहों पर आपको कुछ ना कुछ छूट जरूर मिलेगी। कूपन कोड है अभिषेक सर, ABHISHEKSIR, स्पेस के बिना देना। ठीक है, पूरा एक ही में आपको छूट जरूर मिलेगी। हर एक नोट्स पर, हर एक कोर्स पर, हर एक टेस्ट सीरीज में आपको 5, 10, 20, 25, 30, 40 जितना भी मिल रहा होगा छूट जरूर मिलेगी। ठीक है, व्हाट्सएप पर भी हमें फॉलो कर लो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है नोट्स वगैरह परचेस करने में, कोर्स परचेस करने में, तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। बाकी अभी तक की जो भी क्लासेस आई हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी क्लासेस ज्वाइन करनी है प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के आराम से ज्वाइन करो। और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा दृढ़ संकल्प। ठीक है, कल से क्लास 10 की एनसीईआरटी पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सभी को नोटिफिकेशन मिले इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।